हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप मोस्ट वांटेड सीरीज के साथ नीट और जेई मेंस के एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे, राइट। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें आप लोग चेक कर लें। एक तो मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है, ठीक है। और एक क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। आवाज़ एकदम साफ होनी चाहिए, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आप लोगों को चेक कर लेनी है और कमेंट्स के अंदर बता देना है। आवाज़ एकदम परफेक्ट है, क्लास एकदम परफेक्ट है, फटाफट से बता दो जो बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर आपको इधर उधर बिखरे हुए मिल रहे हैं, वो आपको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर मिल जाएंगे विथ पीडीएफ एंड ऑल ऑन माय वेबसाइट www.physicsman.in। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाओगी तो आपको एक कोर्स मिलेगा, और इस कोर्स का नाम है मोस्ट वांटेड सीरीज। तो इस कोर्स को आपको परचेज कर लेना है, और इस कोर्स के अंदर आपको सिस्टमेटिक सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स और जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस हैं और उनकी पीडीएफ, ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे नए बच्चे ये भी जानना चाहते होंगे कि सर ये जो मोस्ट वांटेड सीरीज है ये मोस्ट इफेक्टिव सीरीज क्यों है, ठीक है। ऐसा क्या है मतलब इसके अंदर, क्या वाकई जो रिमेनिंग डेज हैं, जो 50-45 दिन बच रहे हैं, क्या वाकई कोई बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पर हो तो भी इस सीरीज का यूज करके बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। और आंसर यस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हम लोग सबसे पहले एक चैप्टर को उठाकर उसको वन शॉट निपटाते हैं, और मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि मेरा हर एक लेक्चर वो बच्चा भी देख पाए जिसको पढ़ाई से डर लगता है। तो 2 घंटे से भी कम समय लगता है मुझे एक चैप्टर को खत्म करने में, और मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूं। आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज आप देख लेना। मैं सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड करता हूं, जहां पर जरूरत होती है वहां पर एग्जाम्पल्स भी देता हूं। मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनसे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी एक फ्लो है, एक पढ़ाने का अलग तरीका कह लो कि मुझे 2 घंटे से कम समय लगता है एक चैप्टर को पढ़ाने में। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं खुद अपने साथ बिठाकर। तो एक चैप्टर के ऊपर 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपने उस चैप्टर के ऊपर जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए। तो अब आप तैयार हो, फिर आप देखोगे कि अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, और जो मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो उसके अंदर आपके नंबर आने लग जाएंगे। देखो, सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन आप लोगों को खुद को डिफरेंस महसूस होना चाहिए, और ऐसा हुआ है। हर एक बच्चा जो मोस्ट वांटेड सीरीज कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, उनमें से किसी भी बच्चे का कभी भी मुझे नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। जितने भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं वो मेस्मराइज्ड रह जाते हैं, और वो बहुत बार थैंक्स बोलते हैं कि सर, भगवान जाने किस्मत अच्छी थी हमारी कि हमें ये चैनल मिला, और इस चैनल के ऊपर हमने इस कोर्स को ज्वाइन किया। तो क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, यूट्यूब जैसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा अपने चैनल को, है ना। जैसे आप देखोगे तो ये चैनल जो है वो कोई ग्रो नहीं कर रहा, मतलब ना तो इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ है नहीं, मतलब यूट्यूब की तरफ से कोई इनपुट नहीं है। तो रैंडमली बच्चों के पास में पहुंच जाता है ये, और जिन बच्चों के पास में पहुंच जाता है ना, फिर वो बहुत खुश नसीब समझते हैं अपने आप को। तो एक काम आप और कर सकते हो, चाहो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो इसको, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करो ताकि हमारा चैनल पहुंचे मैक्सिमम बच्चों तक, है ना। वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब यहाँ पर कि यूट्यूब सपोर्ट ही नहीं कर रहा अपने इस चैनल को, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को ग्रो करने में भी हमारी मदद करें। और कोर्स वगैरह परचेज करोगे तो उससे तो यार फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यूट्यूब सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपना काम जारी रखूंगा, मैं अपने कोर्सेज बनाना जारी रख पाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए तो मैं यही चाहूंगा कि रेडी कर लो अपनी नोटबुक, कॉपी पेन तैयार कर लो। एक बार कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #physicsman, ताकि मुझे ये सिग्नल मिल जाए दैट वी ऑल आर ऑन सेम पेज। हम सब लोग तैयार हैं हमारे आज के इस सेशन के लिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, एक बार फिर से चेक कर लेना। चैप्टर नंबर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हम लोग आज निपटाने वाले हैं। इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी
ट्रिक्स एंड ऑल, सब कुछ एक ही बार के अंदर। ठीक, चलो भाई शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ साइनोसॉइडल एसी। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है जो बदल रही हो। ठीक है, जो कुछ समय तक पॉजिटिव हो और कुछ समय तक नेगेटिव हो, फिर कुछ समय तक पॉजिटिव और फिर कुछ समय तक नेगेटिव, ऐसे ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी अगर करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो ऐसी करंट और ऐसे वोल्टेज को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है भाई, पहली चीज तो आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है। और उसमें भी जो सबसे बेसिक होती है ना, उसको बोला जाता है साइनोसॉइडल एसी। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमने तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ा था और उसमें भी जो बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो साइनोसॉइडल हुआ करता था। तो बिल्कुल उसी से मैच करेगी हमारी कि इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि आपका जो करंट है किसी भी टाइम पर, वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल ये इक्वेशन उसी इक्वेशन से मैच करती है जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ी थी, राइट। अब यहां पर ये जो आई नॉट है, ये जो नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा पीक वैल्यू, मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है करंट की, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन देखते पता लगा लोगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू कितनी है। और ये जो ओमेगा है, जो टाइम का कोफिशिएंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम दो चीजें और निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, तो ये भी हमारे काफी काम आएगा कि सर टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा। तो ये सब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किया हुआ है 2 पाई अपॉन ओमेगा। और अगर हम चाहें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज भी निकाल सकते हैं, जो कि 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल ही होती है, जिसको आप ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई भी लिख सकते हो। तो अगर इक्वेशन के नजर से देखा जाए तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है सर, ये जो फाई है, अब तो खैर आपने बता ही दिया तो हमें पता पड़ गया कि ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे इनिशियल फेज को। ठीक है, इनिशियल फेज को, या फिर अगर आप दो करंट्स को कंपेयर कर रहे हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा फेज डिफरेंस को। तो इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, और अगर मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एक करंट है I इज इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ओमेगा की जगह भी मैं कुछ रख देता हूं, ठीक है, साइन पाई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टी प्लस माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, प्लस लिख देता हूं, चलो ठीक है ना। तो अब आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है इक्वेशन देके। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस करंट की पीक वैल्यू कितनी है। तो आई होप आप सारे के सारे बच्चे बता दोगे कि सर पीक वैल्यू तो है यहां पर 50। आपसे पूछा जा सकता है इस करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा कितना है। तो आप सब लोग बता दोगे सर जो टाइम का कोफिशिएंट है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस ऑल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड कितना है। तो टाइम पीरियड भी आप बता दोगे सर 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 4, पाई से पाई चला गया तो सर 8 सेकंड्स इसका टाइम पीरियड हो गया। और सर टाइम पीरियड अगर हमें पता पड़ गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज भी निकाल सकते हैं। एफ ये हो जाएगी आपकी 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 अपॉन 8 हर्ट्ज हो जाएगी। जो भी इसको सॉल्व करके निकालोगे निकाल लेना। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका इनिशियल फेज कितना है, इसका इनिशियल फेज कितना है, तो फाई की वैल्यू भी आपको सीधा नजर आ रही है सर, पाई डिवाइडेड बाय 6 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपसे ये बेसिक चीजें पूछी जा सकती है। इनफैक्ट आपको किसी भी टाइम पर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो टाइम की वैल्यू पुट कर देना। आपको किसी भी टाइम पर, जिस भी टाइम पर पूछी जाएगी वो आप ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकाल कर बता सकते हो। ठीक है भाई, एक तो चीज ये हो गई। अब
एक दूसरी चीज और है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, वो है इसका ग्राफ। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली आपकी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक बार के लिए फेज डिफरेंस भी जीरो ले लो, तो इसका ग्राफ कैसा नजर आएगा, है ना। और जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज ले लेंगे टाइम की। जैसे हमने देखा कि सर t इज इक्वल टू जीरो पर i की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सर हमने देखा t इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है उसका 1/4, ठीक है, इसको आप टाइम पीरियड का 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर मैक्सिमम हो जाएगी I नॉट, है ना। रख के देखो, टी की जगह पाई अपॉन 2 ओमेगा रखो यहां पर जब आप पाई अपॉन 2 ओमेगा रखोगे ना, तो जैसे पाई अपॉन 2 ओमेगा रखोगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, सिर्फ पाई बाय 2 बचेगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे आप निकालोगे कि सर t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, मतलब अब हमारे टाइम पीरियड के आधे की बात कर रहे हैं, वापस से करंट कितना हो जाएगा, जीरो। सर t इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा का मतलब क्या हो गया, 3 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी नॉट 2 ओमेगा, 3 पाई अपॉन 3/4 ऑफ टाइम पीरियड लेना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम पीरियड का 3/4 लेना है अपने को ना, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा, यानी कि आपके टाइम पीरियड का 3/4 हो गया। तो इस पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर करंट की वैल्यू हो जाएगी -I नॉट, और फिर अगर अपन ले लेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब सीधा सीधा टाइम पीरियड ले लिया, तो इस पे करंट की वैल्यू हो जाएगी वापस से जीरो। तो ऐसे आपने कुछ वैल्यूज यहां पर पकड़ ली, ठीक है ना, कि सर इस टाइम पर वैल्यू इतनी होगी, सर इस वाले टाइम पर वैल्यू इतनी होगी, इस वाले टाइम पर वैल्यू हमें पता पड़ गई, है ना। तो ये कुछ ग्राफ बनाने के लिए जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम लोग ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसा नजर आएगा बेटा, ग्राफ नजर आएगा, यहां पर एक तरफ आपने करंट को शो किया है, तो सर यहां पर तो हम लोग करंट को शो कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आपने टाइम को शो किया है, तो ये आपका हो गया टाइम, ठीक है। यहां पर आपका टाइम t/4 के इक्वल है, यहां पर आपका टाइम t डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, यहां पर आपका टाइम 3t डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल है, और यहां पर आपका टाइम पूरा का पूरा कैपिटल t के इक्वल है। और इन सारे के सारे पॉइंट्स पर हमें वैल्यूज पता है। जैसे हमें पता है कि जब t जीरो था तो करंट की वैल्यू भी जीरो थी, t/4 पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई थी, t/2 पर वापस से जीरो, 3t/4 पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, और t पर वापस से जीरो। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ग्राफ बनता हुआ नजर आ जाएगा कि सर ऐसे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारी करंट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। और नॉर्मली हम लोग एक ही साइकिल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बार 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 यही साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अब ये जो प्रैक्टिस है ये हम लोग बहुत बार करेंगे। तो बहुत बेसिक लेवल पर आपको समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करे। बहुत बेसिक लेवल पर हम जिस ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं वो साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है। और साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें पता पड़ गई, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख के हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं, ये हमें यहां पर एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहां से आगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन कि सर पीक वैल्यू तो हम लोगों ने डायरेक्ट देख ली, लेकिन क्योंकि बार बार बदल रही है तो ऑन एन एवरेज वैल्यू कितनी होगी, और फिर एवरेज निकालने का भी एक सबसे बेस्ट मेथड हम देखेंगे, दैट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो मैं कुछ बहुत बेसिक चीजें बताता हूं, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले मान लो कोई भी क्वांटिटी है उसकी एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना।
तो अगर मान लो हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, इन जनरल तो सर एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब क्योंकि यहां पर हर इंस्टेंट पर करंट चेंज हो रही है, तो यहां पर जब आप करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में ऐड करने जाओगे तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षण हर मोमेंट पर आपकी करंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, समेशन को यूजिंग इंटीग्रेशन यहां पर निपटाते हो। तो आप जीरो से लेके या जो भी इनिशियल टाइम ए था वहां से लेके फाइनल टाइम बी था वहां तक आप सबसे पहले करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा दिस पीरियड बी माइनस ए। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से यहां पर लिख देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी दैट इज गिवन टू अस। इस तरीके से हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला होगी और ये वही है सम ऑफ क्वांटिटीज, उसको हमने इंटीग्रेशन का यूज करके किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब हमने ओवरऑल पीरियड ले लिया। और अगर आपको ये पता है तो फिर आप अब जो आर एम एस वैल्यू है उसको बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हो। इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। मतलब सबसे पहले हमें एवरेज लेना है, बट क्वांटिटी का नहीं लेना। अब की बार हमें क्वांटिटी के स्क्वायर का एवरेज लेना है, तो हमें आई स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो अब की बार हम ए से लेके बी तक जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आई स्क्वायर का करेंगे। फिर एवरेज लेने के लिए हम इसको बी माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, ये हमने एवरेज ले लिया। और फिर हमें क्या कर लेना है, इसका रूट ले लेना है। और इस तरीके से जो क्वांटिटी डिफाइन होगी वो क्वांटिटी इन जनरल एक फॉर्मूला आपके पास में आ चुका, आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे इसको। ठीक है, कि जैसे आपको कोई कहे कि करंट आपको दे रखी है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आपको कहा गया है फाइंड आई एवरेज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। जो पहला हाफ साइकिल है ना उसके अंदर आप एवरेज वैल्यू निकालो। अच्छा सर, इसने हाफ साइकिल क्यों बोला, इसने कंप्लीट साइकिल क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा कंप्लीट साइकिल पर तो हम वैसे ही पता लगा सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। कंप्लीट साइकिल पर तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी, हमें वैसे ही पता है। सर क्यों पता है आपको, कैसे पता आपको? इसलिए पता है क्योंकि कंप्लीट साइकिल में आधे टाइम आपकी करंट पॉजिटिव है और आधे टाइम आपकी करंट नेगेटिव है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व। आधा एरिया पॉजिटिव होगा, आधा एरिया नेगेटिव होगा। इसका मतलब आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हो कि पूरे साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू जो है वो जीरो आने वाली है। ठीक है, इसलिए हमें यहां पर आधे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास में निकल गया है। ठीक है ना, चलो आ जाओ निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, जो सर ने फॉर्मूला बताया था वो लगा दिया हमने। तो हमारी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आधा साइकिल, मतलब t/2 माइनस 0। हम 0 से लेके t/2 तक, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t डिवाइडेड बाय 2 तक आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो यहां पर एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, तो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी 2 चला जाएगा ऊपर, कैपिटल टी रह जाएगा नीचे, आई नॉट आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी और डी टी, और यहां पर आ जाएगा 0 से लेके t डिवाइडेड बाय 2। सर साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय टी, और यहां पर आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, तो ओमेगा से हम लोगों ने यहां पर डिवाइड भी कर दिया, और अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ गया,
0 से लेके t/2 तक हमें लिमिट्स रखनी है। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है भाई, अब देखो एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो ये आ गया आपका 2i0 डिवाइडेड बाय टी, ओमेगा भी अपन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और अंदर रह गया, पहले तो आएगा माइनस का कॉस ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, और फिर माइनस माइनस प्लस होके कॉस आ जाएगा 0, है ना। आपने अपर लिमिट रख दी और आपने लोअर लिमिट रख दी। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अब सर ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? सर ओमेगा और कैपिटल टी का जो प्रोडक्ट है वो तो 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह पर जैसे ही आप 2 पाई रखोगे, ये जो चीज है ये 2 पाई के इक्वल होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ओवरऑल +1 हो जाएगी। तो यहां पर कुल मिला के आ जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका 1, तो कुल मिला के 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 4i0 डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, और ओमेगा टी का मतलब होता है 2 पाई, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2i0 डिवाइडेड बाय पाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतनी एवरेज वैल्यू होगी आधी साइकिल की, फॉर हाफ साइकिल। ये चीज हमें पता पड़ गई। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी दी हुई ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपको आरएमएस वैल्यू भी निकाल के बताता हूं। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एक पेज में और ऐड कर लेता हूं। तो जो हमारी स्टैंडर्ड साइनोस्यूडल करंट है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना पीक वैल्यू कितनी होती है, वो तो सर सीधा सीधा दिख रहा है I0। इसके लिए एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल कितनी होगी, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो 0। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल कितनी होगी, तो वो अभी अभी आपने निकाला ट्वाइस ऑफ पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई, ये हो जाएगी। और इसी तरीके से फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी अपन उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आर एम एस वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी आप निकाल सकते हो। और अभी तो खैर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये हो जाएगी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो ये सब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं भाई। इनको थोड़ी ना बार बार निकालोगे आप, ये तो आपकी स्टैंडर्ड करंट है, तो आप लोग इनको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, अब सर ये आरएमएस वैल्यू निकालना, चलो ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए तो हम लोग याद रख लेंगे, बट आरएमएस वैल्यू निकालने का एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो अपन एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा, और हमें आरएमएस वैल्यू निकालना भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है साइनोस्यूडल करंट, आपको कई बार है ना कुछ अलग तरीके की करंट भी दी जा सकती है। जैसे यहां पर आपको एक ट्रायंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट दे रखी है। ट्रायंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे, ये कुछ टाइम तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, फिर डिक्रीज होते 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 ये चली गई अपनी नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू पर, और फिर वापस से ये इस तरीके से, तो ऐसे ये चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, और ठीक है, ये इसकी पीक वैल्यू है,
तो पीक वैल्यू आपको दे रखी है आई नॉट, ठीक है। ये जो टाइम है ये आपका t बाय 4 हो गया, ये वाला टाइम हो गया t डिवाइडेड बाय 2, ये वाला टाइम हो गया आपका 3t डिवाइडेड बाय 4, और ये वाला टाइम हो गया कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल T। ऐसे आपकी एक करंट आपको इस अकॉर्डिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना। सबसे पहले तो मान लो आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन का मतलब होता है कि सर किसी जनरल टाइम t पर, तो ये आपका जैसे मान लो टाइम t हो गया, ठीक है, इस पर करंट की जो वैल्यू है I वो कितनी है। तो आप बोलोगे सर अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इसके अंदर tan थीटा, और अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, तो इसके अंदर tan थीटा, दोनों सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालोगे तो छोटे वाले ट्रायंगल से tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया I, बेस हो गया स्मॉल t, और बड़े वाले ट्रायंगल से निकालोगे तो परपेंडिकुलर हो गया I नॉट और बेस हो गया आपका t डिवाइडेड बाय 4, यानी कि करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 टाइम्स I नॉट डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t, ठीक। फिर आप जब t बाय 4 के बाद में चले जाओगे तो रिलेशन तो यही रहा, लेकिन आपकी जो करंट है, ठीक है, उसकी स्लोप नेगेटिव हो गई, तो यहां पर अलग अलग आएगा। जैसे ये जो इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन सिर्फ किस पोर्शन के लिए आई है, फॉर 0 टू t डिवाइडेड बाय 4 तक के लिए आई है। ऐसे आप आगे के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जस्ट एक एग्जांपल बताए। अब अभी फिलहाल के लिए हमारा जो पर्पस है ना वो t बाय 4 तक चल जाएगा, काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 2 कि बताओ इसकी फॉर हाफ साइकिल, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। अब आप बोलोगे सर आधे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है तो पूरे आधे साइकिल की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। नहीं, आप देखो कि यही एवरेज वैल्यू जो है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगी, यही एवरेज वैल्यू फॉर 1/4 साइकिल के इक्वल हो जाएगी। आप आधे साइकिल के लिए निकालो या फिर आप 1/4 साइकिल के लिए निकालो, एवरेज वैल्यू सेम निकल के आने वाली है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो आप ग्राफ को देखो एक बार ध्यान से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्राफ में जैसा वेरिएशन आपको t बाय 4 तक नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा वेरिएशन आपको अगले हाफ साइकिल के अंदर, अगले 1/4 साइकिल के अंदर नजर आ रहा है। इसका एरिया जितना होगा उतना का उतना इस वाले पोर्शन का एरिया भी होगा, ठीक है। यानी कि आप एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालो या फिर 1/4 साइकिल के लिए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 1/4 साइकिल तक की इक्वेशन आप लोगों के पास में है यहां पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप तो 1/4 साइकिल के लिए निकाल लोगी, तो जो आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है वो आपको सेम मिलेगी। तो 1/4 साइकिल का मतलब हो गया 0 से लेके t बाय 4, मतलब t बाय 4 माइनस 0, और इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू t बाय 4 किसका, करंट का। तो करंट हो जाएगा 4 I नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल T टाइम्स स्मॉल t टाइम्स dt। तो यहां पर आ जाएगा ये 4 टाइम्स I नॉट, इनफैक्ट 16 टाइम्स I नॉट हो जाएगा ये, है ना। 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होगी, 16 टाइम्स I नॉट हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल T का स्क्वायर। ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए इंटीग्रेशन से, है ना। और इंटीग्रेशन के अंदर रह गया फ्रॉम 0 टू t बाय 4 सिर्फ और सिर्फ t dt रह गया। सर t का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, t स्क्वायर होता है। तो यहां पर आ जाएगा 16 टाइम्स I नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल T स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
कहां से लेके कहां तक करना है, फ्रॉम 0 टू t/4 करना है। ठीक है, तो चलो कर दिया हमने यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका 16 टाइम्स आई नॉट डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। जब आपने टी स्क्वायर टी की स्मॉल टी की जगह कैपिटल t/4 रखा तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया, 16 से 32 चला गया 2 बार, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर हो गया, इतनी आपकी एवरेज वैल्यू होगी। आप आधे साइकिल के लिए निकालोगे तो भी इतनी आएगी, ठीक है, और आप 1/4 साइकिल के लिए निकालोगे तो भी आपको इतनी ही एवरेज वैल्यू यहां पर मिलने वाली। ठीक, आ गया सबको समझ में? ठीक है, अच्छा मान लो यही क्वेश्चन होता है ना, और इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि बताओ आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। एवरेज वैल्यू तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको, है ना, तो एक क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू का भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ लिया जाता कि फाइंड आरएमएस वैल्यू ओवर ए साइकिल। एक पूरे साइकिल के आपको ऊपर आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब अगेन आप नोटिस करोगे कि ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू ओवर 1/4 साइकिल की इक्वल हो जाएगी। सर ऐसा क्यों हुआ? आरएमएस वैल्यू ओवर ए साइकिल, पूरे के पूरे साइकिल के लिए अपन आरएमएस वैल्यू निकालें या फिर 1/4 साइकिल के लिए अपन आरएमएस वैल्यू निकालें, ये दोनों इक्वल क्यों हो रही है? ये दोनों इक्वल क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो इस वाले पोर्शन का स्क्वायर, इस वाले पोर्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर कर लो, इस पोर्शन का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, और इस पोर्शन का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर हमेशा इनका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और आरएमएस वैल्यू में आप स्क्वायर का एवरेज लेते हो, तो आप 1/4 साइकिल के लिए अगर आप आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो तो अपने आप पूरे साइकिल के लिए आप आरएमएस वैल्यू निकाल पा रहे हो। तो इसका फायदा उठाएंगे, अपनों को पूरी इक्वेशन चाहिए नहीं, अपनों को तो 1/4 साइकिल तक की इक्वेशन चाहिए, राइट। तो अब हम आरएमएस वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी? तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1/4 साइकिल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय t/4 माइनस 0। किसका? 0 से लेके t/4 तक इंटीग्रेशन करना है करंट के स्क्वायर का। तो करंट के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 टाइम्स आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल के टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर टी टी ना, हमने करंट का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हुआ? तो ये हुआ हमारे पास में रूट के अंदर, देखो क्या क्या कॉमन आ गया। तो 16 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो 64 टाइम्स आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी का क्यूब, और अंदर रह गया आपका 0 से लेके t डिवाइडेड बाय 2 तक टी स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में रूट के अंदर 64 आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ठीक है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और कहां से लेके कहां तक करना है अपनों को, फ्रॉम 0 टू t/4 तक करना है। तो ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 64 टाइम्स आई नॉट डिवाइडेड बाय टी क्यूब, और कैपिटल टी क्यूब 4 का क्यूब होता है 64, और 3 यहाँ पर पहले से रखा हुआ था। 64 से 64 चला गया, टी क्यूब से टी क्यूब चला गया, यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर था तो वो तो बाहर आ गया, और सिर्फ रूट के अंदर रह गया 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ करंट। आपके पास में एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है आरएमएस वैल्यू निकालने का। आया सबको समझ में? बताओ फटाफट से। आ गया सबको समझ में? ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों को बहुत
काम आने वाली है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, बट जो थोड़े मैथ्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, उनसे मतलब जेई मेंस के अंदर अभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। कोई अदर ऑल्टरनेटिंग करंट, अदर टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं अपन यहां से आगे, बात करते हैं कि अगर सर ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट आपने बताई इसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर अप्लाई करें तो हमें देखो कितनी करंट, कितना वोल्टेज, कितना पावर कंजम्पशन, ये सब कुछ जो इन जनरल हम सर्किट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं ना, कि हम जानना चाहते हैं कि सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी करंट आ रही है ना, तो वो सब कुछ हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करा, एक सिंपल सा सर्किट बनाया, एक हमने यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया ऐसा, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है, ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक, तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो बदल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है। जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो है आर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो होगी आई, ये किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो बड़ा सिंपल है सर, आई किसके इक्वल होता है हमेशा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और वोल्टेज खुद टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो करंट भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, और वी नॉट डिवाइडेड बाय आर को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हमारी करंट भी टाइम के ऊपर डिपेंड करते हुए नजर आई। तो पॉइंट नंबर 1 तो हम सबको मिल गया कि जो करंट होगी, ठीक है, और जो वोल्टेज होगा, ठीक है, बोथ विल बी ऑल्टरनेटिंग, साथ ही साथ में एंड विल रिमेन इन सेम फेज विथ ईच अदर। सेम फेज विथ ईच अदर का मतलब क्या हुआ, दोनों का फेज डिफरेंस 0 हो गया। दोनों का फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये कितना हो गया, इज 0। इसको अगर आप ग्राफ के ऊपर दर्शाना चाहो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि सर एक ही ग्राफ के ऊपर हम लोग करंट को भी ड्रॉ कर रहे हैं और वोल्टेज को भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट किस तरीके से वेरी करेगा, तो ये हो गया आपका t/4, ये हो गया t डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 3t डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया कंप्लीट t। पूरा एक साइकिल हम लोग यहां पर शो कर रहे हैं। तो करंट तो आपका जाएगा पीक वैल्यू पर, फिर उसके बाद में वापस घटते घटते t/2 पर 0, फिर वही जो साइन का ग्राफ होता है वो ग्राफ हमें यहां पर नजर आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ हो गया। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ग्राफ वोल्टेज का होगा, ठीक है। जहां पर करंट 0 है सर वहां पर वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। बढ़ते 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 जहां पर सर वोल्टेज करंट मैक्सिमम था वहां पर वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है।
फिर जहां पर करंट जीरो वहां पर वोल्टेज भी जीरो, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। जहां पर करंट जीरो रहा है वहां पर वोल्टेज भी जीरो, और जहां पर करंट मैक्सिमम वहां पर वोल्टेज भी मैक्सिमम। तो ये हो गई V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। दोनों सेम फेज के अंदर, मतलब साथ साथ आपको वेरी करते हुए नजर आएंगे। एक लास्ट चीज जो कि यहां पर देखने लायक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है पावर। तो जो यहां पर पावर कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा सर, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। यानी कि एक तरफ से तो आपको मिल रहा है V नॉट इंटू आई नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका हो जा रहा है। ये आपको यहां पर पावर मिलने वाली है। अब पावर खुद टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और नोटिस करो पावर के अंदर साइन नहीं आ रहा, साइन का स्क्वायर आ रहा है, मतलब कभी नेगेटिव साइकिल आएगा ही नहीं, कभी नेगेटिव साइकिल आएगा ही नहीं। तो अगर आप पावर का यहां पर ग्राफ देखोगे तो पावर का ग्राफ आपको कैसा नजर आएगा, पावर बढ़ते 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 मैक्सिमम, जहां पर वोल्टेज और करंट मैक्सिमम है, फिर उसके बाद में घटते 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 जीरो, ठीक है, फिर उसके बाद में पावर हमेशा पॉजिटिव, बढ़ते 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 मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में घटते 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 जीरो। तो ये आपके पावर का ग्राफ हो गया P इज इक्वल टू V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप दो चीजें नोटिस कर सकते हो कि सर एक तो जहां पर करंट का और वोल्टेज का एक साइकिल खत्म हो रहा है वहां पर पावर के दो साइकिल खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डबल ऑफ करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज से अगर कंपेयर किया जाए तो पावर की फ्रीक्वेंसी जस्ट क्या हो गई, डबल हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हुआ, ठीक है, तो सर एवरेज पावर कंजम्पशन निकालेंगे तो जो V नॉट और I नॉट है वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज हमें किसका निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालना है। और ध्यान रखना बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है ना वो हमेशा हाफ होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये हमेशा किसके इक्वल होती है, हाफ के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा आपका V नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसको V नॉट डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 भी लिखा जा सकता है, यानी कि VRMS इंटू IRMS ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि यार यहां पर पावर कंजम्पशन इस तरीके से हो रहा है जैसे हम लोगों ने पीक वैल्यू नहीं, हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को अप्लाई किया हो, जैसा हम डीसी सर्किट में किया करते थे। भाई अगर कोई पूछे कि बताओ ये जो सर्किट है ये किस डीसी सर्किट के इक्विवेलेंट है इफेक्टिवली, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो सर्किट है ये उस डीसी सर्किट के इक्विवेलेंट है जिसमें वोल्टेज तो VRMS है और करंट जो है वो IRMS है। उस सर्किट के ये इक्विवेलेंट है, उस सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ये उतनी ही एनर्जी यहां पर खाने का काम कर रहा है, उतना ही पावर कंजम्पशन यहां पर हो रहा है। इसीलिए बेटा दैट्स व्हाई दिस आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन एसी। इसीलिए आरएमएस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इनफैक्ट अगर आप एसी को मेजर करना चाहते हो, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेजर एसी, हम एसी को आखिर में मेजर करें तो कैसे करें, ठीक है। अगर आप, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, अगर आप मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टमीटर और एमीटर यूज करोगी, ठीक है ना, ठीक है, कैन
not be used to measure AC. क्यों? they will always show average deflection which will be directly proportional to the average current, और average current over a cycle is always 0. तो वो शो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो उनमें जो डिफ्लेक्शन आता है ना, जो सुई हिलती है, वो तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो ऑन एन एवरेज जो डिफ्लेक्शन आएगा वो एवरेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एवरेज करंट कितनी होती है एक साइकिल के अंदर? 0. तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे. ठीक, इसीलिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स based on heating effect of current. हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. जो एवरेज हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RMS के स्क्वायर के, है ना. VRMS IRMS को आप VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो, या IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R भी लिख सकते हो. और यहां पर ये जो RMS वैल्यू है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी इफेक्टिव वैल्यू. ठीक है, दैट्स व्हाई RMS वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. मतलब जब भी AC सर्किट को डिस्क्राइब किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इतना वोल्टेज आप AC अप्लाई कर रहे हो, इतनी AC करंट जो है फ्लो हो रही है, तो वो जो वैल्यू आपको दी जाएगी ना, याद रखना वो हमेशा RMS वैल्यू होगी. जैसे आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में कि अ 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन अ बल्ब, तो ये जो 220 आपको दे रखा है ना, इट इज नॉट पीक वैल्यू, इट इज RMS वैल्यू. क्योंकि अब से जब भी कभी ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स को डिस्क्राइब किया जाएगा तो इफेक्टिव वैल्यू यानी कि RMS वैल्यू का यूज किया जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. राइट, तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? करंट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रास्ता कौन सा अपनाया हमने? हीट वाला. अब आप बोलोगे सर हीट तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, इसका मतलब हमारा स्केल हमें कैसा नजर आएगा? तो अगर आप स्केल देखोगे ना, तो ये आपका सर्कुलर स्केल हो गया. ठीक है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर स्केल हो गया. ठीक, अब ध्यान से देखना, हम एक्चुअल में हीट को मेजर कर रहे हैं और हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मतलब जैसे हमने लिखा 1 एम्पियर, या तो चलो यहां तो 0 है, ठीक है ना, फिर जैसे हमने लिखा 1 एम्पियर, तो हम असल में 1 को मेजर नहीं कर रहे हैं, 1 के स्क्वायर को मेजर कर रहे हैं. फिर जब जहां पर हम लिखेंगे 2, तो हम 2 को मेजर नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, हम लोग किसको मेजर कर रहे होंगे? जैसे हमने लिखा है यहां पर 2, तो हम लोग 2 को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम 2 के स्क्वायर को मेजर कर रहे हैं, मतलब 4 को मेजर कर रहे हैं. इसलिए आपको गैप जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आया कि सर 0 से 1 के बीच का गैप छोटा है, 1 से लेके 2 के बीच का गैप थोड़ा बड़ा है. क्योंकि जहां पर 1 लिखा हुआ है करंट की वैल्यू, वहां पर हम एक्चुअल में 1 के स्क्वायर मतलब हीट को मेजर कर रहे हैं. जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 को मेजर कर रहे हैं, हीट को मेजर कर रहे हैं ना अपन. जहां पर 3 लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहां पर आपका 3 लिखा हुआ है इस जगह पर, ठीक है,
तो जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां पर एक्चुअल में आप 3 को नहीं, 3 का स्क्वायर 9 को मेजर कर रहे हो, इसलिए गैप देखो आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ऐसे आपकी जो करंट है वो वेरी करते हुए नजर आएगी। जैसे मान लो आपकी अभी करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो आपकी जो निडल है वो आपको 2 एम्पियर के ऊपर नजर आएगी ऐसे। तो आपका जो स्केल मार्किंग होता है उसके बीच का गैप इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आपको अगर और भी मार्किंग्स बताना चाहूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं। है ना, थोड़ा और मैं ज़्यादा नंबर्स बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 1, फिर 2, 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4। इस तरीके से आपके स्केल के बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है वो एक्चुअल में हीट के अकॉर्डिंग आ रहा है, और हीट जो है वो एक्चुअल में करंट के नहीं, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आपका जो जो मार्किंग्स हैं वो आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है। राइट, आ गया सबको समझ में? ऐसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, तो इसलिए हम लोग आरएमएस वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अपन आते हैं एसी अप्लाइड ऑन इंडक्टेंस। तो सब जैसे हमने प्योर रेजिस्टेंस के ऊपर एसी अप्लाई करी, हम उसी तरीके से अब इंडक्टेंस के ऊपर एसी अप्लाई करते हैं। तो अब की बार हमने एक इंडक्टिंग कॉयल ली है। ठीक है, तो ये हमारी एक इंडक्टिंग कॉयल है, और इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो है L। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई किया, एंड दैट वोल्टेज इज ठीक है। तो ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है V, ये हो जाएगा आपका V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो कैसी दिखाई देगी। तो अभी अपन डेरिवेशन में नहीं जा रहे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो हमें कैसी नजर आएगी। V नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, और यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा, इतनी आपको करंट फ्लो होते हुए यहां पर नजर आएगी। ठीक है, अभी डेरिवेशन वगैरह में नहीं जा रहे, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना। तो मेन पॉइंट आप लोग क्या ध्यान रखोगे यहां पर, तो पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखोगे कि फेज डिफरेंस कितना हुआ। तो फेज डिफरेंस यहां पर हो गया बिटवीन V एंड I इज
पाई डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान देना नेक्स्ट चीज, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर करंट जो है वो पीछे है वोल्टेज के कंपैरिजन में। अब वोल्टेज को ध्यान रख लेना कि वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय फेज एंगल पाई डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप करंट को रेफरेंस लेके चलते हो तो वोल्टेज आगे होगा, मतलब फेज डिफरेंस आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। इस चीज को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, और ये जो मैं शो कर रहा हूं दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम, दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या होता है बेटा कि आप कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ले लो, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो क्वांटिटीज साइनोस्यूडली चेंज हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, मैंने बताया था आपको कि आप एक्चुअल में सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पार्टिकल है ना, उसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। तो अब आप यहां पर उल्टा काम कर रहे हो कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है क्वांटिटी, उसको आप घूमते हुए शो करोगे, क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है। तो आप क्या करोगे, एक फेजर, एक वेक्टर बनाते हो। वेक्टर की जो लेंथ है वो तो पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मुझे वोल्टेज का फेजर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि सर वोल्टेज का एक मैंने वेक्टर बना दिया, इसकी लेंथ तो किसके इक्वल हो गई, इसकी पीक वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और किसी भी टाइम पर इसका जो एंगल है वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, मतलब ये जो एंगल है ये हो गया आपका ओमेगा टी। और ये वेक्टर जो है ये आपका घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ऐसा 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 है ना कि अगर मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा हो जो वी नॉट रेडियस है, मान लो वी नॉट रेडियस है, वी नॉट रेडियस के सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा हो ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो अपने आप ही उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो करंट का फेजर बनाते हैं इसी तरीके से। तो सर करंट का फेजर कैसे बनाएंगे, तो ओमेगा टी तो हम जाएंगे आगे और फिर वापस से पीछे आना है, -π/2 का मतलब वापस से पीछे आना है। तो ऐसे हम वापस से पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहां पर हमें करंट का फेजर बनते हुए नजर आएगा, दैट इज आई नॉट। इसकी लेंथ जो होगी वो करंट की पीक वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो यहां से आप आगे गए और आगे से वापस से आप पीछे आ गए, कितना, -π/2, ओमेगा 2 आगे और -π/2 पीछे। तो इस तरीके का आप फेजर डायग्राम, तो यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सर, अगर ये दोनों वेक्टर्स ओमेगा एंगुलर स्पीड से, दोनों ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, अब हमें समझ में आया कि पीछे होने का मतलब क्या है, क्या यार दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो आगे कौन चल रहा है, वोल्टेज, पीछे कौन चल रहा है, करंट, कितना एंगल पीछे चल रहा है, हमेशा 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो जो फेज डिफरेंस है ना, इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम का ये फायदा होता है, ठीक है। एक और चीज यहां पर नोटिस करना कि सर यहां पर वोल्टेज के नीचे हमें क्या नजर आ रहा है, ओमेगा एल नजर आ रहा है। ये ओमेगा एल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस तो कह नहीं सकते, तो इसको बोला जाता है रिएक्टेंस। तो इसको कहते हैं अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं अपन इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है इसको एक्स एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपको एग्जैक्टली ओमेगा एल या फिर चाहो तो इसको 2πf है ना, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यार ये जो रिएक्टेंस है खुद फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे कि एक तरफ आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिया है और एक तरफ आपने यहां पर फ्रीक्वेंसी एफ को लिया है, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगा जिसकी शुरुआत 0 से होगी, और यहां पर जो स्लोप होगी, स्लोप मतलब tan थीटा, वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एल के, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एल। मतलब एल जितना ज्यादा होगा स्लोप भी आपको उतनी ही ज्यादा, भाई एफ के अलावा जो भी चीज होती है ना वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा आपको ग्राफ यहां पर बनते हुए नजर आएगा। तो ये हो जाएगी आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और यहां पर ये इफेक्टिवली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के ही इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी ओम, ठीक है। तो सेम है, बिहेवियर वही है, बस उसका नाम हमने अलग रख दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है भाई। सर जैसे हमने फेजर बनाया है, अगर उसी को हम ग्राफ के ऊपर भी शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी को ग्राफ के ऊपर भी शो कर सकते हो बेटा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, तो आप वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ भी बना सकते हो। कुछ ऐसा आपको ग्राफ नजर आएगा। ठीक, तो वोल्टेज का ग्राफ तो आपको जीरो से शुरू होगा, साइन वाला ग्राफ है ना, T/4 पर मैक्सिमम, फिर उसके बाद में T/2 पर जीरो वापस से, फिर 3T/4 पर मैक्सिमम और फिर वापस से जीरो। ऐसा आपका वोल्टेज का ग्राफ हो जाएगा। अब करंट का ग्राफ जो है ना, जैसे आप T0 रखोगे, ठीक है, यहां पर जैसे ही आप T की वैल्यू जीरो रखोगे तो सिर्फ बचेगा साइन -π/2, यानी कि -1। तो इसके ग्राफ की शुरुआत नेगेटिव मैक्सिमम से होगी। तो करंट के ग्राफ की शुरुआत आप देख रहे हो नेगेटिव मैक्सिमम से हो रही है। फिर जब T/4 पर जाओगे तो करंट आपकी जीरो हो चुकी होगी। और एक्चुअल में जो जीरो से ग्राफ की शुरुआत हुई है वो आपको T/4 टाइम के बाद में हो रही है। T/4 को आप एंगल की टर्म्स में बोलोगे तो इट इज 360 का 1/4, मतलब 90 डिग्री, 90 का मतलब π/2 रेडियंस, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो करंट का ग्राफ है वो π/2 रेडियंस पीछे चलता है वोल्टेज से। तो ये करंट का ग्राफ जो है ये आपको π/2 रेडियंस पीछे चलता हुआ नजर आएगा वोल्टेज के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हो गया V इज इक्वस टू V0 साइन ओमेगा टी, जिसकी शुरुआत जीरो से हुई है। और ये वाला ग्राफ हो गया I इज इक्वस टू I0 साइन ओमेगा टी -π/2, जिसकी शुरुआत नेगेटिव मैक्सिमम से हुई है। मतलब अगर जीरो वाला पॉइंट पकड़ा जाए तो इसका यहां पर है और इसका यहां पर है, तो वोल्टेज पहले ही शुरू हो चुका है और करंट की शुरुआत थोड़े टाइम बाद में हो रही है जीरो से, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा आपका वेरिएशन आपको यहां पर नजर आएगा व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इंडक्टेंस, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इंडक्टेंस, ठीक है। अब अगर अपन पावर की बात करें तो देखो यहां पर पावर कितनी होगी, तो पावर हो जाएगी V0 इंटू I0 इंटू साइन ओमेगा टी, और जो साइन ओमेगा टी -π/2 है उसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। साइन π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा।
तो साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 उल्टा कर दिया, तो नेगेटिव साइन के साथ में आप कॉस थीटा लिख सकते हो। यानी कि इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। यानी कि अगर आप एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालोगे, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर जैसे आप यहां पर निकाल रहे हो, तो ये माइनस वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर आ जाएगा। आप एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी निकाल रहे हो एक तरीके से। और साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ होती है, और साइन और कॉस सिंगल पावर होगी तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये एवरेज वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। यानी कि आपकी एवरेज पावर भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कोई पावर कंजम्पशन होते हुए नजर नहीं आएगा आपको एक साइकिल के अंदर, राइट। इसीलिए एज देयर इज नो पावर कंजम्पशन over a cycle, that's why this current is also called wattless current। इसीलिए करंट को वॉटलेस करंट भी कहा जाता है इंडक्टेंस के केस में। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा बिहेवियर आपको कैपेसिटेंस का भी नजर आएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटर यूज करते हो, जैसे मान लो मैंने एक कैपेसिटर लिया यहां पर, ठीक, और इसके ऊपर आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, मतलब वही V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज आपने अप्लाई किया। ये आपका कैपेसिटर C है, यहां पर इंडक्टर L था। तो अब वही वाला सवाल कि सर अब यहां पर बताओ कितनी करंट फ्लो होगी। तो अभी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ध्यान रखना है, जो करंट होगी वो हो जाएगी V नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा C टाइम्स साइन, अंदर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट हमने नोटिस कर लिया यहां पर कि जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर करंट आपको आगे चलते हुए नजर आ रही है या वोल्टेज आपको पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है, तो आप लिख सकते हो वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय पाई डिवाइडेड बाय 2। और इसको आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे किसके थ्रू? फेजर डायग्राम के थ्रू। अब मैंने आपको फेजर बनाना सिखाई दिया है, तो अब आप इसको बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम। तो आपने एक रेफरेंस लाइन ली यहां पर, ठीक है, सबसे पहले वोल्टेज का फेजर बनाया, तो वोल्टेज का फेजर तो हमने एक वेक्टर बना दिया जिसकी लेंथ वी नॉट के इक्वल है, जो कि आपको ओमेगा एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आ रहा है, और अभी कितना एंगल बना रहा है इस टाइम पर? ओमेगा टी। और जो करंट है
उसका एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब यहां से और 90 डिग्री आगे चले जाना है। तो ये आपके करंट का फेजर हो गया, ये भी आपको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमते हुए नजर आ रहा है प्लस पाई बाय टू, और हमने यहां पर पाई बाय टू एंगल आगे बढ़ा दिया, तो टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो करंट वोल्टेज से आगे चल रही है या वोल्टेज करंट से पीछे चल रहा है, तो हमेशा वोल्टेज वाली लैंग्वेज याद रखना, क्योंकि अपन उसी को यूज लेंगे, अपन है ना हमेशा करंट को रेफरेंस बनाते हैं, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर यहां पर भी बात करें तो हम लोग बता सकते हैं हमारे इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां पर कैपेसिटर की वजह से आ रही है तो इसको अपन बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगी 1/ओमेगा सी, यानी कि 1/2 पाई एफ इंटू सी के इक्वल हो जाएगी। आप इसको ग्राफ के ऊपर शो करना चाहोगे तो एक तरफ आपने लिया है एक्स सी को और एक तरफ आपने लिया है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और ग्राफ आपको कैसा नजर आएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्स सी घटता चला जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, वो ग्राफ आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, और अगर आप वैसे ग्राफ बनाना चाहो वोल्टेज का ग्राफ जीरो से शुरू होगा, टी इज इक्वल टू जीरो रख के देख लेना, T/4 पर मैक्सिमम और T/2 पर आते आते वापस से जीरो, फिर 3T/4 पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम और 3 पर आते आते वापस से जीरो। ये तो आपके वोल्टेज का ग्राफ हो गया। करंट के ग्राफ की शुरुआत रखो, जैसे आप t इज इक्वल टू जीरो रखोगे यहां पर तो बचेगा साइन पाई/2, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम से करंट का ग्राफ शुरू होगा। पॉजिटिव मैक्सिमम से करंट का ग्राफ शुरू हो रहा है, T/4 पर जाते जाते जीरो, T/2 पर जाते जाते नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 3T/4 पर जीरो, और फिर वापस से जाते जाते नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, और ये वाला जो ग्राफ है ये है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 का। अगर यहां पर भी आप पावर की बात करोगे तो यहां पर जो पावर है वो मिलेगी आपको वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 को अपन लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। वही इसको भी अपन वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखा जा सकता है वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो यहां पर भी आप एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालोगे तो वो आपको कितनी निकल के आती हुई नजर आएगी, जीरो। ठीक है, और इसीलिए यहां पर जो करंट है इट विल बी नोन एज वॉटलेस करंट। तो अब वॉटलेस करंट का आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस पाई/2 होता है ना, तो फिर उस करंट को अपन वॉटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एवरेज पावर कंजम्पशन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है।
ठीक है, तो यहां तक की चीजें हो गई। अब अपने इंडिविजुअली इन चीजों को स्टडी कर लिया। इंडिविजुअली रेजिस्टेंस का बिहेवियर कैसा होता है, इंडक्टेंस का बिहेवियर कैसा होता है, कैपेसिटेंस का बिहेवियर कैसा होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम परफेक्टली तैयार हैं ये पढ़ने के लिए कि अगर इन तीनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और फिर इनके ऊपर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया जाए तो ओवरऑल बिहेवियर हमें कैसा नजर आएगा। और वहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हमें नजर आएगी जिसके ऊपर मोस्टली इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड ऑन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक सीरीज एलसीआर सर्किट लिया और किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर के अंदर लगाओ। तो हमने एक इंडक्टर लगा दिया, हमने एक कैपेसिटर लगा दिया और हमने एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया और तीनों को हम लोगों ने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक, और फिर हमने इनके ऊपर एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया और ये जो एसी वोल्टेज है ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी चेंज हो रहे हैं और हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि अब हमारे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक, तो जैसे हमने सर्किट बनाया और देखा इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें जो ओवरऑल करंट फ्लो होते हुए नजर आया उसकी वैल्यू हमें मिली वी नॉट डिवाइडेड बाय अ क्वांटिटी विच इज नोन एज इंपीडेंस। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ओमेगा टी एंड प्लस माइनस 5। इस तरीके की करंट हमें यहां पर बहते हुए नजर आई। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट, तो सर यहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि क्योंकि करंट तीनों के अंदर सेम है तो हमने करंट को एक रेफरेंस के तौर पर यहां पर अज्यूम कर लिया। तो जो हमारी करंट का फेजर है वही बन गया हमारा रेफरेंस फेजर। ठीक, अब हमें पता है कि जो इंडक्टर है तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है इट इज वोल्टेज ऑन इंडक्टर। ठीक है, वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा। तो जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा। अगर फेजर डायग्राम के अंदर देखेंगे तो दिस विल बिकम वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। और सर जो कैपेसिटर के ऊपर का जो वोल्टेज है वो इससे 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उसको मैंने यहां पर 90 डिग्री पीछे शो कर दिया करंट के कंपैरिजन में। तो ये हो गया आपका VC। और सर एक तीसरा वोल्टेज और है, कौन सा, दैट इज VR। ये करंट के ही फेज के अंदर होता है। मतलब यहां पर जो थर्ड वेक्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं ये आपका करंट के ही फेज के अंदर हो जाएगा और इसको हमने लिख लिया VR। ऐसे हमारे पास में तीनों फेजर्स आ गए। अब ये तीनों वेक्टर्स का हमें सम करना है, तो सबसे पहले VL और VC का सम कर लेते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में। तो इनका जो ओवरऑल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, तो इनका ओवरऑल हमें मिलने वाला है यहां पर दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल जो हमें वेक्टर मिलने वाला है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, दैट इज VL माइनस VC। और फिर ये वाला वेक्टर, ठीक है, VL माइनस VC और VR, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, हम लोग सर सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर तो रेक्टेंगल बनेगा और इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को, मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ये हो जाएगा आपका V और टोटल वोल्टेज है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई V0 और इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर VR स्क्वायर, ठीक है, प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये फेजर डायग्राम जो है ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट V0 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट सम नहीं करना। पता चले आपने VL, VC और VR का
सम कर दिया, नहीं, आपको क्या करना है, आपको वेक्टर सम करना है। तो कैसे निकलेगा वी नॉट, आप सबसे पहले वीएल और वीसी का वेक्टर सम करोगे और फिर उसका वीआर के साथ में वेक्टर सम करोगे, तो ओवरऑल आ जाएगा वी आर स्क्वायर वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। अब वीएल माइनस वीसी या वीसी माइनस वीएल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहां पर जो इंपिडेंस होगी इसकी, जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना, तो इंपिडेंस जिसको हम लोगों ने Z से रिप्रेजेंट किया है, इसकी भी SI यूनिट जो होती है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होती है, ओम के इक्वल होती है। ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो सर इंपिडेंस की वैल्यू यहां पर हो जाएगी, सेम चीज करेंगे हम लोग, ठीक है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और फिर वी नॉट का और जेड का यूज करके हम लोग बड़ी आसानी से आई नॉट निकाल लेंगे। और एक बार अगर हमारे पास में आई नॉट आ गया तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज आ गई हमारे पास में। और एक अब तीसरी चीज के बारे में मैं और बात करना चाहूंगा, दैट इज योर फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर किसका देता हूं, तीसरी चीज दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट। तो फेज डिफरेंस यहां पर जो नजर आ रहा है आपको फाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये रहा आपका फेज डिफरेंस फाई, ठीक है, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेन इनवर्स वी एल की जगह एक्सएल लिख सकते हो, तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है, तो मैं एक और पेज ऐड कर रहा हूं। आप फेज डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब फेज डिफरेंस को अगर हम देखेंगे ना, तो हमें कुछ तीन केसेस बनते हुए नजर आएंगे। जो आपका केस नंबर 1 है, ठीक है, उसमें मान लो एक्स एल की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एक्स सी के कंपैरिजन में। सर एक्स एल तो होता है ओमेगा इंटू एल और एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई 1 अपॉन एल सी के कंपैरिजन में, यानी कि ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो गई 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी के कंपैरिजन में, यानी कि एफ की वैल्यू ज्यादा हो गई 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी के कंपैरिजन में। ये सब कंडीशंस सेम कंडीशंस। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि जो फाई होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो वोल्टेज है ओवरऑल, ठीक है, विल मूव अहेड ऑफ करंट, ठीक है, अहेड ऑफ करंट। और अगर मान लो इसका उल्टा केस हो जाता, अगर इसका उल्टा केस हो जाता, केस नंबर 2 की अगर हम बात करते कि अगर आपका एक्स एल जो है वो छोटा रह जाता एक्स सी के कंपैरिजन में, मतलब ओमेगा एल छोटा रह जाता 1 अपॉन ओमेगा सी के कंपैरिजन में, मतलब ओमेगा स्क्वायर छोटा रह जाता 1 अपॉन रूट एल सी या 1 अपॉन एल सी के कंपैरिजन में, ठीक, या फिर ओमेगा छोटा रह जाता 1 अपॉन रूट एल सी के कंपैरिजन में, या फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखो तो फ्रीक्वेंसी छोटी रह जाती 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के कंपैरिजन में। तो इन सब केसेस के अंदर क्या होता कि फाई जो है वो नेगेटिव होता और वोल्टेज जो है वो विल लैग बिहाइंड करंट, ठीक है। मतलब आपका जो फर्स्ट केस है उसमें ओवरऑल सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओवरऑल इंडक्टिव बिहेवियर आपको नजर आ रहा है ना, इंडक्टिव बिहेवियर आपको नजर आ रहा है। और केस नंबर 2 में आपको ओवरऑल कैसा बिहेवियर नजर आ रहा है, कैपेसिटिव बिहेवियर नजर आ रहा है, ठीक।
तो ये तो हमारे हो गए दो पॉपुलर केसेस, लेकिन जो तीसरा केस है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नाउ केस नंबर 3 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, तो चलो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं और इससे हमें समझ में आएगा रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो अब हमारा जो केस नंबर 3 है, ध्यान से देखना बेटा, केस नंबर 3 क्या होगा। तो केस नंबर 3 में आपका एक्स एल और एक्स सी जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ओमेगा एल और ओमेगा 1/ओमेगा सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसका मतलब ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√LC के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, 1/2π√LC के बराबर हो जाएगी। इन सारे के सारे केसेस के अंदर, इन सारे के सारे केसेस के अंदर आप देखोगे, नोटिस करोगे, इन सभी केसेस के अंदर आपका फाई जो है, मतलब फेज डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हो गया, फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब ये हो गया कि जो करंट है, ठीक है ना, एंड वोल्टेज सेम फेज के अंदर आपको वेरी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में आप नोटिस करोगे यहां से, साथ ही साथ में एक और कंडीशन आपको यहां पर बनती हुई नजर आएगी कि जैसे ही आपका फाई 0 हो गया, मतलब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो गए, तो आपका Z मतलब इंपिडेंस जो है, Z वो सिर्फ किसके इक्वल रह जाएगा, R, और ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। मतलब आपका इंपिडेंस जो है वो मिनिमम हो चुका होगा। ठीक है सर, और क्या देख सकते हैं हम लोग, और यहां से आपको नजर आएगा कि सर अगर इंपिडेंस मिनिमम हो गई तो फिर करंट जो है विल बिकम मैक्सिमम। करंट की जो वैल्यू है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। करंट विल बिकम मैक्सिमम। ठीक है भाई, जेड इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो करंट अपने आप ही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होने लग जाएगी। ठीक है, और क्या होगा सर आगे, जो वोल्टेज है, ठीक है, वी नॉट जो है वो सीधा सीधा किसके इक्वल रह जाएगा, वी आर के इक्वल रह जाएगा, क्योंकि वी एल और वी सी तो आपस में लड़ मर के 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वी नॉट जो होगा वो सीधा सीधा वी आर के इक्वल रह जाएगा। तो ये जितनी भी कंडीशंस आपको नजर आ रही है, दीज कंडीशंस आर, या दिस पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको अपन कहेंगे रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अपन कहेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता पड़ गई। तो ये कहलाती है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये कहलाती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो रेजोनेंस की सारी कंडीशंस और रेजोनेंस में क्या क्या होता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ एक आध कंडीशंस में और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, बट पहले वहां तक हम लोग पहुंचते हैं, फिर अपन वापस इस पेज पर आकर उसको ऐड कर देंगे। तो ये कहलाता है रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको हमको अगर हम शो करना चाहें तो इसको हम ग्राफ के ऊपर भी शो कर सकते हैं। दो ग्राफ हम बना के बता सकते हैं। एक तो हमारा बिटवीन Z, तो एक तरफ हमने इम्पीडेंस को शो किया है, तो ये हमारा इम्पीडेंस हो गया, और दूसरी तरफ हमने फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आपका जो ग्राफ है, ठीक है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू से ग्राफ स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका ओमेगा मिनिमम हो जाएगा, और ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जहां पर आपका जेड मिनिमम हो जाएगा, और फिर उसके बाद में वापस से ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके का ग्राफ आपको नजर आएगा, फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर आपकी इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो गई, ये वाला पॉइंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपको मिलेगा। ठीक है, इधर वाले रीजन पे देखोगे तो आप देखोगे हमेशा एक्स एल जो होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा एक्स सी के कंपैरिजन में, और इधर एक्स एल जो है वो ज्यादा हो जाएगा एक्स सी के कंपैरिजन में, और यहां पर एक्स एल और एक्स सी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक, और z की जो वैल्यू है इस फ्रीक्वेंसी पर वो मिनिमम होके z की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी r। और बिल्कुल इसका उल्टा ग्राफ आपको बनते हुए नजर आएगा करंट के केस में। ठीक है, तो ये आपका करंट मैंने यहां पर शो किया है, करंट की पीक वैल्यू मैंने शो करी है, या आरएमएस वैल्यू आप शो कर सकते हो, और यहां पर मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो किया। तो जब Z मैक्सिमम होगा तो करंट की शुरुआत 0 से होगी, और जिस पॉइंट पर आपका Z मिनिमम हो जाएगा उस पॉइंट पर ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर Z मिनिमम था, अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर आप देखोगे, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप देखोगे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपको करंट जो है वो मैक्सिमम नजर आएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम होते हुए नजर आएगी। अब यहां पर ये जो रेजोनेंस बन रहा है ना, इसकी शार्पनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी शार्पनेस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हम दो और फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी हम लोग राइट हैंड साइड पर लेते हैं, ओमेगा 2। और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ऐसी चूज करी जाती है जहां पर आपकी पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। अब पावर हाफ होने का मतलब क्या हो गया कि करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी हो जाए, डिवाइडेड बाय √2 हो जाए। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, इनको कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। ठीक है, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है, और इनके बीच का जो गैप है वो कहलाता है बैंड इंटरवल। ठीक है, तो अभी अपन बैंड इंटरवल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनको एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखो, ठीक है ना, हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है ना, और ये आपका एंगुलर बैंड इंटरवल है, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ये डायरेक्टली शो करता है, किसको शो करता है सर, ये शो करता है कि आपका रेजोनेंस कितना शार्प होगा। ठीक है,
भाई बैंड इंटरवल जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही फ्लैट हो जाएगा, बैंड इंटरवल जितना कम होगा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो रेजोनेंस की शार्पनेस डिपेंड करती है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसको अगर अपन और अच्छे से देखना चाहें तो हम लोग एक और पेज ऐड करते हैं और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या क्या होता है वो अपन एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। तो एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, पहला पॉइंट इसका नाम ही इसी बेसिस पे रखा गया है कि पावर जो है एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सर्किट की जो पावर थी उसके कंपैरिजन में हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर पावर जो है वो हाफ हो जाती है। दूसरा, अगर आप करंट की बात करोगे तो करंट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि पावर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो पावर अगर हाफ हो गया तो करंट इसका रूट ले लो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। तीसरी चीज जो आपको यहां पर होते हुए नजर आती है और ये आप डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हो कि जो एक्सएल का और जो एक्ससी का डिफरेंस है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, ये डिफरेंस आइदर प्लस आर के इक्वल होता है और माइनस आर के इक्वल होता है। ये भी आपको इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होते हुए नजर आएगा। चौथी चीज कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो गैप है, मतलब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप मैं कहूं ω2 - ω1, तो ये तो हो जाता है आपका R/L, और अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना चाहूं तो F2 - F1 जो होगा 2π से डिवाइड कर दो तो R/2πL हो जाएगा। मतलब बैंड इंटरवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फ्लैट हो जाएगा आपका रेजोनेंस उतना ही। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो जो चीजें होती है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, अब हम एक यहां पर फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड इंटरवल F2 - F1, या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एंगुलर बैंड इंटरवल ω2 - ω1। तो सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ऊपर तो ओमेगा है ही, नीचे हो जाएगा R डिवाइडेड बाय L चला जाएगा ऊपर, और ओमेगा इंटू L जो होता है वो XL के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा XL एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय R। और सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर तो XL और XC बराबर होते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है XC एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय R। सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर XL लिख लो या XR लिख लो, दोनों बराबर होते हैं, और ZR जो Z होता है, इंपिडेंस होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, वो R के इक्वल होता है। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो क्वालिटी फैक्टर को, ठीक है ना। तो क्वालिटी फैक्टर के डिफरेंट फॉर्मूले हो गए, इतने अलग अलग तरीके से आप क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको भी इसके साथ में ही लिख देता हूं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हो गए क्वालिटी फैक्टर को फिगर आउट करने के। क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस और आ जाए, ठीक है। तो एक तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का तरीका ये हो गया। एक क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का एक और तरीका हो गया, हम R, L और C की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ω R की जगह हमने रख दिया 1/√LC,
और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा की जगह रख दिया आप लोगों ने R अपॉन L, तो L से L कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन R बचा, रूट के अंदर L चला गया ऊपर और C रह गया नीचे। ये भी क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का एक तरीका है। और क्वालिटी फैक्टर एग्जैक्टली जो कि जैसा कि इसका नाम है रेजोनेंस की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका रेजोनेंस कितना शार्प होगा। ठीक है भाई, आ गया सबको समझ में? तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं कि चलो सर रेजोनेंस के बारे में तो हमें पता पड़ गया कितना शार्प होगा क्या होगा, अब अपन पावर फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर का मतलब होता है, पावर फैक्टर का मतलब होता है कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। और कॉस ऑफ फेज डिफरेंस का मतलब हो गया कि आप बेस को किससे डिवाइड कर रहे हो, हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे हो, जेड से डिवाइड कर रहे हो। जेड का मतलब हो गया आर डिवाइडेड बाय, जेड का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो किसी भी सर्किट के लिए, बस आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊं, ठीक है, कि मान लो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है। कौन सा सर्किट है? सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है, और ये ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। तो सर इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? तो सर इसमें फेज डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर फेज डिफरेंस हो जाता है 0, और अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पावर फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? तो पावर फैक्टर हो जाएगा cos 0 मतलब 1। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि मान लो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट ही है ना, बट अब की बार ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। सीरीज एलसीआर सर्किट ऑपरेटिंग एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो सर अभी अभी आपने बताया था हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल माइनस एक्स सी जो होता है वो प्लस माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक है, बताया था आपने, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक्सएल माइनस एक्स सी प्लस आर के, प्लस माइनस आर के इक्वल होता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फेज डिफरेंस है फाई, वो होता है tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। तो एक्सएल माइनस एक्स सी का मतलब आप प्लस माइनस आर रखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय आर, मतलब tan इनवर्स प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 का मतलब हो गया प्लस माइनस पाई डिवाइडेड बाय 45 डिग्री। और जैसे हमें पता पड़ गया कि यार फेज डिफरेंस इतना है तो हम पावर फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पावर फैक्टर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सीधा सीधा कॉस ऑफ प्लस माइनस पाई बाय 4। तो प्लस रखो या माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट। ये आपका पावर फैक्टर हो जाए। मान लो आपसे कोई कहे कि बताओ प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? या फिर कोई आपसे कहे कि बताओ प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? तो दोनों का ही पावर फैक्टर जो है, दोनों में पावर की वैल्यू 0 होती है, तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए दोनों का ही पावर फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस होता है आपका पाई बाय 2। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपका जो गिवन एसी सर्किट है उसका पावर फैक्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है। आ गया सबको समझ में? तो ये पावर फैक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं बहुत सारे करवाऊंगा क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक,
अब अपन बात कर लेते हैं एलसी ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है कि सर शुरुआत में हम लोगों ने क्या करा, एक इंडक्टर लिया और इसको एक चार्ज्ड कैपेसिटर से हमने कनेक्ट कर दिया। एक कैपेसिटर है जो कि अभी चार्ज्ड है, फुल्ली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज है यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही हमने इनको आपस में कनेक्ट किया तो अभी एनर्जी पूरी की पूरी किस फॉर्म में है, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर और ये हो गया आपका इंडक्टर। तो अभी इस गिवन मोमेंट पर जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी किसकी टर्म्स में है, तो अभी ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आपने इंडक्टर से कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होने लगेगी। तो करंट फ्लो होने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इंडक्टर से करंट फ्लो होगी तो आपके इंडक्टर से जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगी इंडक्टर के अंदर जाके एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी और कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब आपके कैपेसिटर भाई साहब जी तो डिस्चार्ज होने लग गए और यहां से करंट फ्लो होने लग गई आई। ठीक है, और जैसे करंट फ्लो हुई तो आपने देखा कि अब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आपको यहां पर डेवलप होते हुए नजर आने लगी, ऐसे। ठीक है, तो अब आपकी जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जा रही है और एनर्जी इन इंडक्टर इंक्रीज होती चली जा रही है। और होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग गई, जितनी फ्लो हो सकती है, और कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। तो कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया और करंट जितनी मैक्सिमम फ्लो हो सकती थी उतनी मैक्सिमम करंट यहां पर फ्लो होने लग गई। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जितनी एनर्जी आ सकती थी इस इंडक्टर के अंदर उतनी एनर्जी यहां पर आ गई। ठीक है, तो मैं कुछ लाइंस और बना देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ एनर्जी आपकी। तो अब पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो किसके अंदर जाके चली गई, तो एनर्जी इन इंडक्टर जो है वो हो गई मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे कि एनर्जी जो है वो आपको ऑसिलेट करती हुई नजर आएगी। यहां से सर्किट इस कंडीशन में जाएगा, यहां से सर्किट इस कंडीशन में जाएगा, फिर और थोड़ा सा इंतजार करोगे तो आप देखोगे अब इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। डायरेक्शन वही रहेगी बट करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, सर कैपेसिटर जो है ना वो वापस से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडक्टर है और अब करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन वही रहेगी बट करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी और करंट जिस डायरेक्शन में प्रवेश कर रही है वहां पर पॉजिटिव चार्ज और जहां से छूट रही है वहां पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। मतलब धीरे 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 एनर्जी जो है वो वापस से, ठीक है, इंडक्टर से किस में जाने लग जाएगी, कैपेसिटर के अंदर जाने लग जाएगी इस तरीके से। तो अब यहां पर ये जो कंडीशन है इसमें एनर्जी इन इंडक्टर ये डिक्रीज हो रही है और एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज हो रही है। और ऐसे करते 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 एक कंडीशन आएगी कि आपका कैपेसिटर वापस से पूरा चार्ज हो जाएगा और करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो ऑसिलेशन है एनर्जी का, कि पहले पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर वो जाके स्टोर हो जाती है इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी,
फिर वो वापस से जाके स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर। तो एनर्जी आपको ऑसिलेट करते हुए नजर आएगी, राइट। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी जिससे ये एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी? ये एग्जैक्टली 1/2π√LC के इक्वल होगी। इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इस एनर्जी का इसी तरीके से ऑसिलेशन होता हुआ नजर आएगा। दैट विल बी नोन एज LC ऑसिलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? LC ऑसिलेशन कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी कुछ खास आपको ध्यान में रखने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सॉफ्ट आयरन की बनी हुई एक लेमिनेटेड कोर होती है। सो इट इज लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वायर्स। तो एक जो कॉयल है वो हम लोग यहां पर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी कॉयल और इसके ऊपर जो वोल्टेज लगाया वो हो गया प्राइमरी वोल्टेज, ठीक। और एक हम इसकी दूसरी तरफ बना देते हैं, इस तरीके से। ये हो गई हमारी सेकेंडरी कॉयल और इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है वो हो गया हमारा सेकेंडरी वोल्टेज। इस तरीके से हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, ठीक है।
इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अलग है एनपी, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो अलग है एनएस। ठीक है, तो यहां पर सॉफ्ट आयरन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राइमरी कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो एज इट इज किससे जाके एसोसिएट हो जाए, सेकेंडरी कॉइल से। तो अगर उसमें आप कोई भी चेंज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपको इंडक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो ट्रांसफॉर्मर जो है ना, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? ये वर्क करता है, पॉइंट नंबर 1, इट इज ओनली एप्लीकेबल या ओनली वर्क्स फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके रेशियो के इक्वल होता है। अगर मान लो प्राइमरी कॉइल में रेशियो ज़्यादा है सेकेंडरी के कंपैरिजन में, तो प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में। इसको कहते हैं अपन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आप वोल्टेज को डाउन कर रहे हो, और अगर मान लो प्राइमरी का वोल्टेज कम है सेकेंडरी के कंपैरिजन में, तो प्राइमरी का वोल्टेज भी कम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसको अपन कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, टोटल एनर्जी जो है इज कंजर्व्ड। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है तो आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पी इन और पी आउट ये इक्वल होते हैं। मतलब इनपुट एनर्जी जो है, मतलब वीपी मल्टीप्लाइड बाय आईपी और वीएस मल्टीप्लाइड बाय आईएस, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की करंट का रेशियो लोगे तो वो उल्टा मिलेगा, वो सेकेंडरी और प्राइमरी के वोल्टेज यानी कि एन एस डिवाइडेड बाय एन पी के इक्वल मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करते हो तो नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में अगर आप बात करते हो तो इसमें पी इन जो होती है वो ज़्यादा होती है, पी आउट जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होते हुए नजर आता है ड्यू टू वेरियस रीजन। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? तो एक तो आपका कॉपर लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने जो कॉयल बनाई है वो कॉपर की बनाई है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से आपको लॉस होता हुआ नजर आएगा। फायदा, अगर आपको कॉपर लॉस को कम से कम करना है तो आप मोटे वायर का यूज कर सकते हो। ठीक है ना। फिर दूसरा यहां पर आयरन लॉसेस हो सकते हैं। आपने सॉफ्ट आयरन की कोर यूज करी है जो कि बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, हिस्टेरेसिस लॉस, उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो आपने लेमिनेटेड कॉयल का यूज किया है ताकि आपकी जो एडी करंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो ही ना, मतलब उनकी वजह से हीटिंग इफेक्ट हो ही ना। और दूसरा आप लीकेज लॉक्स, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का यूज करने का एक और फायदा है कि आप जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो सकता है, ठीक है, उसको भी आप कम से कम कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक और लॉस हो सकता है यहां पर ठीक है, एंड और भी अदर लॉसेस यहां पर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपकी जो इनपुट एनर्जी है, इनपुट पावर है, वो कम ज्यादा होती है आउटपुट पावर के कंपैरिजन में, क्योंकि बीच में आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है ना। तो इस केस में जो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है? तो एफिशिएंसी ईटा को डिफाइन किया जाता है द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर परसेंटेज में डिफाइन करना है तो 100 से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ तो अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर सीखेंगे, बट फॉर नाउ दिस चैप्टर इज ओवर।
आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के सेशंस हम लोग इस चैनल के ऊपर लाते रहते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं कभी भी लाइव टपक जाता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।